हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आपका ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आइए बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इस वीडियो में आज सिर्फ एक परिचय होगा। परिचय में दो तीन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो नोटेशंस होते हैं उन नोटेशंस के बारे में, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किन प्रतिबंधों के अधीन परिभाषित होता है। तो इन बातों को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन को बताने के पहले हम इसके नाम के बारे में बात कर लें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता चुके हैं, हिंदी में इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं और इसको प्यार से हम लोग ITF कहते हैं। मतलब इसका शॉर्ट एंड फॉर्म जो होता है ITF होता है, संक्षिप्त में हम लोग लिखते हैं ITF। तो हम यहाँ पे ITF लिख देते हैं, ITF। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इसके और भी जो नाम हैं, जिन नामों से इनको इसको कॉल किया जाता है, उन नामों की भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक भी कहते हैं, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइक्लोमेट्रिक फंक्शन भी कर सकते हैं, साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस। और आप इसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आर्क फंक्शन भी कर सकते हैं, आर्क फंक्शन भी कर सकते हैं, आर्क फंक्शंस। इन नामों से भी कॉल किया जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो मैंने क्या बोला, इसका शॉर्ट एंड फॉर्म होता है ITF, और इसको आप अगर एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेंगे तब भी बात वही होगी, अगर आप साइक्लोमेट्रिक फंक्शन बोले तब भी बात हम ITF की ही कर रहे हैं, और अगर हमने आर्क फंक्शन कह दिया तब भी हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ITF के ही बारे में। यहाँ पे एक नाम जो आपको दिखा है एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इससे क्लियर हो जाएगा, इस नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब, एंटी तो समझते होंगे लोग ना, एंटी का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टी एंटी पार्टी, पार्टी एंटी पार्टी। तो क्या होता है ना, एंटी का रोल क्या होता है, जो भी एंटी है उसका रोल क्या होता है कि जो कुछ कर रहा है सामने वाला, पार्टियां कुछ अगर कर रही है, कोई वक्तव्य दे रही है, कोई उनका कोई काम अगर वो कर रही है, तो उस काम का एंटी, अपोजिट, उसका विरोध करना एंटी का काम करना होता है। मतलब उसके बिल्कुल विपरीत क्रिया जो होती है वो होता है एंटी का। जैसे आपने देखा होगा लॉग, एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो क्रिया होता है लॉग का, जस्ट उसका अपोजिट होता है एंटी लॉग का। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रोल है, उसका जो एंटी रोल है, उसी को हम लोग बोलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एंटी रोल में क्या आएगा, ध्यान दीजिए। एंटी रोल को समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हैं, लिखते हैं y = sin x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हमने TF लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है कि जो आप इनपुट यूज कर रहे हैं वो एक एंगल के रूप में होगा, और जो आउटपुट मिलेगा वो एक वैल्यू होगा। आप एक इनपुट यूज करते हैं और एक वैल्यू, आप इनपुट में आप एक एंगल यूज करते हैं और वैल्यू आप देते हैं आउटपुट के रूप में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे हम इस बारे में कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस takes angle as inputs and gives value as output, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल है कि एंगल को इनपुट के रूप में यूज करना और
आउटपुट के रूप में वैल्यू प्रोवाइड करना, ये रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो बताइए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का रोल ये है तो एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या होगा? जस्ट अपोजिट। जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रोल है उसका बिल्कुल अपोजिट रोल होगा किसका? एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहेगा कि भाई अगर आप ये एंगल के रूप इनपुट के रूप में अगर आप एंगल यूज कर रहे हैं और आउटपुट के रूप में जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उसका उल्टा कर देंगे। हम वैल्यू को इनपुट के रूप में यूज करेंगे और एंगल हम आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेंगे। हम इनपुट के रूप में वैल्यू यूज करेंगे और आउटपुट के रूप में एंगल प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्लियर? अभी बिना जिक्र किए कि साइन इनवर्स इसका एक नोटेशन होता है, मैंने ऐसे ही यूज कर लिया। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि ये जो नोटेशन है ये कैसे पढ़ा जाता है, ये कैसे यूज हुआ, कब यूज हुआ, किसके द्वारा इसको सजेस्ट किया गया, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तत्काल हम ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि साइन इनवर्स, जो कि इनवर्स लिखना हम जानते हैं। तो मैंने बोला कि साइन अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात अगर हम कर देंगे तो ये हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने यहाँ पे देखिए आपने साइन इनवर्स लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x, इसको आप इनवर्स साइन भी बोल सकते हैं या आर्क साइन भी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? इनवर्स साइन, इनवर्स साइन, या आप इसको आर्क साइन भी बोलते हैं, आर्क साइन, आर्क साइन, आर्क साइन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये तो एंटी ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये क्या कहेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री साहब अगर आप इनपुट के रूप में अगर आप एंगल ले रहे हैं और आप आउटपुट के रूप में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम तो वो नहीं करने वाले, हम बिल्कुल आपका अपोजिट काम करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले भाई? ये किसका वक्तव्य है? ये एंटी ट्रिग्नोमेट्री का वक्तव्य है। एंटी ट्रिग्नोमेट्री क्या कहेगा कि हम एंगल के रूप में वैल्यू लेंगे और एंटी, मैंने क्या बोला कि एंगल के रूप में हम वैल्यू लेंगे, सॉरी इनपुट के रूप में वैल्यू लेंगे और आउटपुट के रूप में एंगल प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर जो आपने देखा, यहां जो x दिख रहा है ये x आपका एंगल नहीं है, ये वैल्यू है जी, वैल्यू। और ये जो y दिख रहा है y, ये हो गया आपका एंगल। देखिए एंटी प्रोसेस है ना, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? इसका क्या प्रोसेस था? ये कह रहा था कि भाई हम एंगल लेंगे इनपुट के रूप में और वैल्यू देंगे आउटपुट के रूप में। इसने बिल्कुल उसका एंटी प्रोसेस फॉलो कर लिया। ये क्या कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम एंगल नहीं लेंगे इनपुट के रूप में, हम वैल्यू लेंगे इनपुट के रूप में और एंगल प्रोवाइड करेंगे आउटपुट के रूप में। तो यहां पर आपको वैल्यू हो गया और ये हो गया एंगल। इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम आईडीएफ लिख सकते हैं। ये क्या करता है? takes values as input and यहाँ पे gives angles as output। यहाँ पे क्या था? takes angles as inputs और यहाँ पे and gives values as output। यहाँ पे क्या हो गया? takes values as input and gives angles as output। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लीजिए, बिल्कुल एंटी प्रोसेस। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के रूप में, इनपुट के रूप में एंगल यूज किया गया और आउटपुट के रूप में वैल्यू प्रोवाइड किया गया। बात समझ पा रही? जैसे मैंने कहा कि साइन 30, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 30, तो आपने इनपुट के रूप में एंगल यूज किया तो साइन 30 का वैल्यू कितना मिल गया? 1/2। तो आपने क्या देखा? y का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर y का जो आउटपुट जो मिला एक वैल्यू मिल गया। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में, इसका मतलब समझिए अगर मैंने कह दिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो इसका मतलब होता है पूछा जा रहा है आपसे कि ये 1 साइन के किस एंगल के लिए होगा। ये जो वैल्यू हमको 1 मिलेगा ये साइन के किस एंगल के लिए मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। यहां पे क्या था कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30, अगर हम साइन का एंगल 30 ले रहे हैं तो साइन एंगल 30 के लिए कितना होगा। लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है साइन, यहां पर साइन 1 जो है वो साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू प्राप्त होगा। ये जो वैल्यू 1 मिला है ये साइन के किस एंगल के लिए प्राप्त होगा। अगर हमको पता है कि 1 किस एंगल के लिए प्राप्त होगा तो हमको पता है 90 डिग्री पर साइन 1 होता है।
साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम कह देंगे कि नहीं नहीं ये जो 1 है ये तो साइन 90 का वैल्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू कितना मिल गया हमको 90 डिग्री। तो यही फर्क होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो एक बार फिर समझा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंटी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बेसिकली अगर हम इस बात को अगर हम बताएं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बेसिकली रिवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहां पर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, trigonometric functions are basically reverse of trigonometric functions। तो ये तो हुआ मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं लोग इसके नोटेशंस के बारे में, और फिर हम लोगों की बात होगी कि ये किन प्रतिबंधों के अधीन परिभाषित होता है। मैंने यहाँ परिभाषा नहीं बताया कि साइन इनवर्स कब परिभाषित होगा, इसका जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका मतलब समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका नोटेशन क्या होता है, तो आइए अब इसके नोटेशन के बारे में बात करते हैं नोटेशंस के बारे में। नोटेशंस जिसको हम लोग हिंदी में संकेतन कहते हैं, संकेतन। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो टोटल 6 मुख्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर हम इनवर्स की बात करें, अगर एंटी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जैसे अगर हम साइन के एंटी की बात करें तो उसको हम लिखते हैं आर्क साइन। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे अगर हम लिख दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने बता दिया है कि एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक ही आईटीएफ होता है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। तो ये जो एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया मुख्यतः 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? साइन होता है जी, साइन, y इज इक्वल टू हम साइन x कर सकते हैं। तो जो साइन होता है इसका एंटी जो होता है, एंटी फंक्शन जो होता है वो होता है आर्क साइन। यहाँ पे आर्क साइन लिखते हैं। अगर हम साइन के बाद कोसाइन, सेकंड फंक्शन जो होता है कोसाइन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कोसाइन, तो अगर इसके हम एंटी फंक्शन की बात करें तो हो जाता है आर्क, यहाँ पे कोसाइन, आर्क कोसाइन। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट की बात करेंगे, तो लिखेंगे हम आर्क टेंजेंट, आर्क टेंजेंट। अगर हम यहाँ पे कोटेंजेंट की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर्क कोटेंजेंट, आर्क कोटेंजेंट। यहाँ पे अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो इसका एंटी होगा आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड। और अगर हम कोसेकेंड की बात करेंगे, तो लिखेंगे आर्क कोसेकेंड, आर्क कोसेकेंड। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंटी फंक्शन, मतलब एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर साइन का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा? आर्क साइन, जिसको हमने क्या बोला? इनवर्स साइन भी बोल सकते हैं, इनवर्स साइन। इसको हम इनवर्स साइन भी कर सकते हैं, इसको इनवर्स कोसाइन भी कर सकते हैं, इनवर्स कोसाइन। और सिमिलरली हम बाकी को भी बोल सकते हैं, जैसे आर्क सेकेंड है तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स सेकेंड। यहाँ पे बोल सकते हैं आर्क कोसेकेंड को बोल सकते हैं इनवर्स कोसेकेंड, आर्क कोटेंजेंट को बोलेंगे इनवर्स कोटेंजेंट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ये जो नोटेशंस हैं, ये जो आर्क साइन, आर्क कोसाइन, आर्क टेंजेंट, इन्हीं वजह से हम लोग आर्क फंक्शन भी कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आर्क फंक्शन भी कहते हैं। 1813 ईस्वी में सर जॉन हर्सेल
हर्सेल एक ज्योतिषविद थे, इन्होंने सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि ये जो आर्क साइन है इसके बदले में हम लोग साइन इनवर्स का यूज करें। साइन इनवर्स कैसे सिंबल, उन्होंने कहा था कि ये जो हम आर्क साइन लिख रहे हैं, आर्क साइन या इनवर्स साइन लिख रहे हैं, इसके बदले में हम साइन इनवर्स का यूज करें। ऐसे साइन इनवर्स, जैसे अगर आर्क साइन एक्स लिख दिया मैंने, आर्क साइन एक्स लिख दिया, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अगर हमने लिखा आर्क कॉस एक्स, आर्क कॉस एक्स, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। उन्होंने कहा कि अगर हम आर्क, यहाँ पे आर्क अगर tan x है तो हम इसको सिंबल यूज कर रहे हैं इसके लिए tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये सर जॉन हर्सेल का सुझाव था जो 1813 ईस्वी में उन्होंने दिया था कि ये आर्क साइन के बदले में हम लोग इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स का, आर्क कॉस के लिए कॉस इनवर्स का, आर्क टैन के लिए टैन इनवर्स का, वैसे ही आर्क को टेंजेंट के लिए हम लोग कॉट इनवर्स का, आर्क सेकेंड के लिए सेक इनवर्स का और आर्क को सेकेंड के लिए कॉसेक इनवर्स का। ये चलता रहा, उसके बाद ये यूज भी होने लगा, बड़े स्तर पर ये यूज होता रहा, आज तक यूज होते रहा है। लेकिन 2009 में 2009 के बाद, ठीक है, ISO 80,002 ये अंतरराष्ट्रीय मानक है जो गणित या और भी सब्जेक्ट से लिए, हम गणित की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गणित की बात करेंगे, के लिए किताबों में जो संकेत हम प्रयोग करते हैं, जो नोटेशंस हम प्रयोग करते हैं, और जो किताबें स्कूलों, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, उन किताबों में प्रयोग होने वाले नोटेशंस के लिए ये मानक तैयार करता है, ठीक है। और इन मानकों का, जो मानक ये ISO 80,002 ये तैयार करता है, उन मानकों को पूरी दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो किताबें उनमें चलती हैं, वो बड़ी बारीकियों से इसके द्वारा दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये 2009 में ये ISO 80,002 ने यह निर्देश दिया, यह बताया कि अब हम लोग ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स ना यूज करके हम लोग आर्क साइन के लिए आर्क साइन ही यूज करें, आर्क कॉस के लिए आर्क कॉस ही यूज करें। ये बताया गया कि आप जो ये यूज कर रहे हैं इसको यूज नहीं करना है, आपको यही यूज करना है, आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टैन, आर्क कॉट, आर्क कॉसेक, कोसेकेंट उसका पूरा नाम हुआ, तो वही यूज करना है। लेकिन जो किताबें अभी भी हमारे पास उपलब्ध हैं, वो सारी किताबें जिस तरह से जो पहले चलती आ रही थी वैसे ही उसी पैटर्न में भी हम लोगों को मिल रही हैं। इसलिए हम लोगों की किताबों में जो साइन इनवर्स एक्स यूज किया रहता है, कॉस इनवर्स एक्स यूज किया रहता है, उसको हम लोग वैसे ही यूज करते आ रहे हैं अभी, ठीक है। इसके साथ एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट, जैसे कि अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स एक्स, जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल से जिक्र करेंगे, ये तो मेरा परिचय क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें सिर्फ हमने बोला है कि बात करेंगे कि ITF क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके नोटेशंस, और ये किन शर्तों में, किन प्रतिबंधों के अधीन परिभाषित होता है। लेकिन एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स और साइन यहाँ पर एक्स, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स, बहुत सारे जो लोग हैं उनके द्वारा साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x के रूप में लिख दिया गया, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन x का ही होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन का जो वैल्यू x के लिए होगा उसका स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन अगर हमने लिख दिया साइन का पावर -2x लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है 1/, यहाँ पे इसका मतलब हुआ साइन x का पावर -2। तो सिमिलरली यहाँ पे समझा गया कि साइन जो यहाँ पे डिग्री मैंने -1 लिया है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, साइन x का पावर -1 की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे जब हम यहाँ पे आएंगे। अभी हमने आप लोगों से सिर्फ संकेत के बारे में बात किया, तो मैंने क्या कहा कि जो साइन फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो इस तरीके से लिखा गया,
लिखा जाता आ रहा था। 1813 में सर जॉन हर्शल ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि ये जो आर्क साइन है या आर्क कॉस है उसके लिए हम लोग इस तरह के सिंबल प्रयोग करें। फिर होने लगा ये सिंबल प्रयोग होने लगा। उसके बाद 2009 में फिर ये जो मैंने बताया ISO 80002, फिर इसने निर्देश दिया कि भाई जो भी हम लोग सिंबल प्रयोग कर रहे थे, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये नहीं, आप जो आर्क साइन आर्क कॉस आर्क टैन कर रहे थे यही निर्देश यही उपयोग होना चाहिए, यही निर्देश दिया गया। गाइडलाइन जो इनका रहा उसको बड़ी बारीकी से फॉलो भी किया जाता है। लेकिन अभी तक जो मेरे पास किताबें हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में जो अभी पढ़ाया जा रहा है, उसमें उनमें कुछ बदलाव हुआ नहीं है, तो हम लोग ज्यों के त्यों अभी पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइंड होता है, किन शर्तों के अधीन डिफाइंड होता है, तो आइए हम इसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोग कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब डिफाइंड होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फलन अगर है तो उसका व्युत्क्रम, हम सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो या कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो तब और केवल तभी करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जब वो 1/(1/2) होगा। क्योंकि जब तक कोई फंक्शन 1/(1/2) नहीं है तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हर त्रिकोणमितीय फलन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, हर त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो आवर्ती होता है। आवर्ती के कारण क्या होता है कि आवर्ती की वजह से वह फलन एक आच्छादी नहीं हो पाता है, मतलब 1/(1/2) नहीं हो पाता है। पीरियोडिक एक फिक्स इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट करता है, ग्राफ रिपीट करता है। क्लियर? तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं अपने नेचुरल डोमेन में, जो उसका नेचुरल अपना जो स्वाभाविक जो प्रांत होता है, वो अपने स्वाभाविक प्रांत में नेचुरल डोमेन में कभी भी 1/(1/2) नहीं होते हैं, वो मेनी वन होते हैं। और ड्यू टू दिस रीजन, इन वजहों से वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, और बाइजेक्टिव नहीं होने की वजह से उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तब बात आती है कि तब कैसे परिभाषित किया जाए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो मेनी वन है तो हम उसका इनवर्स तो निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परिभाषित कैसे होगा, डिफाइंड कैसे होगा। तब हम लोगों ने क्या किया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। क्लियर? प्रतिबंधित कर देने के बाद वो फंक्शन 1/(1/2) बन गया। देखिए कैसे, जैसे अगर हमने बात करी, अगर आपको पता है कि y = sin x है, तो आप जब इसके डोमेन की बात करते हैं, जब आप इसके डोमेन की बात करते हैं जिसको आप हिंदी में प्रांत कहते हैं, और जब आप इसके रेंज की बात करते हैं जिसको आप परिसर कहते हैं, परिसर, तो आपको पता है कि साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, r होता है। और आपको पता है कि इसका रेंज क्या होता है। आप साइन के लिए कोई भी एंगल यूज कर लें, साइन का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही मिलेगा, मतलब इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर 1 तक हुआ। अब यहाँ पे परेशानी क्या हुई, अगर हम इसके ग्राफ को समझे थोड़ा सा, तो आपको पता है कि साइन का ग्राफ इस टाइप का होता है, साइन का ग्राफ इस टाइप का होता है। साइन का ग्राफ मैक्स वैल्यू कितना होता है 1, मिन वैल्यू कितना होता है -1। तो अब आप अगर माइनस यहाँ पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की बात कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ना, जब आप 1/1 चेक करने के लिए आइएगा, और 1/1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, जब आप उसका प्रयोग कीजिएगा तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे ये पास हो रहा है? नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसके ग्राफ को अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो लाइन ग्राफ को अगर मोर देन 1 पॉइंट कट कर दिया तो फिर वो फंक्शन 1/1 नहीं है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अधीन बताया जाता है कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ के साथ जब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, आर्बिट्रेरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एट मोस्ट सिंगल पॉइंट पर कट करना चाहिए, अधिक से अधिक एक बिंदु पर कट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखिए ना कितने सारे पॉइंट पर कट कर दिया, और ये कट करते हुए जाएगा। तो क्या ये 1/1 फंक्शन है?
नहीं है। और जब ये 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ताकि ये 1 1 हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या, इसको इंटरवल में बांट दिया, इंटरवल में बांट दिया कि भाई अगर हमने -π/2 2π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 to 5π/2, 5π/2 to 7π/2, यहाँ पर to 9π/2। तो इस तरह से इंटरवल में बांट दिया गया -3π/2 कि अगर इन इंटरवल में हम बात करें, हम पूरे -∞ से +∞ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर इस इंटरवल में बात करें, जो सब इंटरवल यहाँ पे जो सेट है उसका जब हमने सब इंटरवल ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे -π/2 to अगर π/2 की बात करें, देखिए इसका ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा, ये हो गया -π/2 और ये हो जाएगा π/2। तो जब हम इस इंटरवल में बात करेंगे तब आप देखिए यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को देखिए, यहाँ पे पास कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, क्योंकि आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यह ग्राफ को एक ही बिंदु पर कट करेगा, एक से अधिक बिंदु पर कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये 1 1 हो गया। दूसरी बात, जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, इसका रेंज कितना हुआ, -1 to 1, ठीक है। और आपने जो फंक्शन, जो साइन फंक्शन होता है उसका, अगर आपने यहाँ पे कोडोमेन की बात आपने किया, जो रेंज की जगह पर आपने लिया -1 to 1, यहाँ पे जो रेंज लिया था वो रेंज तो -1 to 1 वैसे ही है, और आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने इसको स्थिर रखा, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने कितना कर दिया, -π/2 to π/2। अब अगर हम -π/2 से लेके π/2 तक की बात करें तो देखिए फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज कितना, -1 to 1। अब -1 to 1 देखिए यहाँ पे रिजल्ट -1 से लेके 1 तक आपको मिल रहा है। तो यह -π/2 से लेके π/2 तक की जब हमने बात करी, या जरूरी नहीं कि -π/2 to π/2, हम अगर इस इंटरवल को 3π/2 to 5π/2 कर दें, अगर हम इस इंटरवल को 5π/2 to 7π/2 कर दें, तो अगर किसी भी एक इंटरवल में हम बात करें तब ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाएगा। और जब ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में हम लिखेंगे आर्क साइन, कि भाई आर्क साइन डिफाइंड होगा, आर्क साइन यहाँ पर डिफाइंड होगा। सिमिलरली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इसी प्रकार का क्रिया करेंगे। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, प्रतिबंधित नहीं करेंगे, तब तक वो 1 1 on 2 नहीं बनेगा, और जब तक वो 1 1 on 2 नहीं बनेगा तब तक उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज जो मैंने बताया कि कोई फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, और एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 on 2 होता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, और तब जाके हम लोग उसको 1 1 on 2 बनाते हैं, और 1 1 on 2 बन जाने के बाद उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसका डोमेन कैसे डिफाइंड होगा, उसका कोडोमेन, उसका रेंज कैसे डिफाइंड होगा, इसके ग्राफ क्या होते हैं, और इनके फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही, परिचय में इतना ही। इसको आप पहले वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।